तो ये आपको एनजेएसए का पार्ट 11 होगा। इसके अंदर हम ये आपको पढ़ेंगे, कहीं भी अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। मानव प्रकृति की अनूठी कृति है, वह अन्य प्राणियों से इस बात में भिन्न है कि वह बुद्धिमत्ता का प्रयोग बेहतर समाज बनाने की दिशा में करने में सक्षम है। वह संवेदनाओं से युक्त तथा अन्य के हितों का ध्यान रख सकता है। वह समाज के सामूहिक प्रयास को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। मानव एक एक रेशे रूपी व्यक्ति से सशक्त समाज रूपी रस्सी बन सकता है, परंतु इस हेतु समाज में प्रत्येक व्यक्ति का प्रसन्न एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। यदि एक भी व्यक्ति कल्याणकारी उपलब्धियों से दूर है तो समाज की सामूहिक शक्ति एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था डगमगाने लगती है। अतः समाज में न्याय की स्थापना महत्वपूर्ण हो जाती है। न्याय की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति के पास उन सभी क्षमताओं का होना जिससे वह अपने जीवन को उद्देश्यों प्राप्त करने तथा विकास करने में समर्थ हो। इस प्रकार के माहौल प्रदान करने वाली समग्र दशा न्याय कहलाती है। न्याय का दायरा व्यापक है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, विधिक, मानवीयता, प्रकृति आदि सभी पक्षों से मापी जाती है। एक समाज यदि किसी एक स्थान पर एक व्यक्ति या क्षेत्र में न्याय दुर्लभ है तो यह पूरे समाज की न्यायपूर्ण व्यवस्था को शनैः शनैः अपर्दन करने लगता है। अतः किसी भी जगह अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। ऐतिहासिक पक्ष यहाँ देखिए क्या कि मानव के विकास का प्रारंभ कई लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। मानव के विकास जब वह पशुवत जीवन व्यतीत करता था, धीरे धीरे विकसित होने पर समाज का निर्माण और समाज हेतु नियम कायदे बनाए गए तथा समाज सामूहिक रूप से बेहतर बनने के प्रयास करने लगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों मानव की उत्कृष्ट एवं उन्नत सभ्यता का प्रमाण मिलता है। लगभग 25 ईस्वी पूर्व मानव नगर में सुविकसित मकानों, समकोणीय सड़कों, नालियों की व्यवस्था, अन्नागार, सामूहिक स्नान गृह, स्नानागार आदि से युक्त न्यायपूर्ण समाज में रहता था। देखिए धीरे धीरे कई राजवंश आए। राजतंत्र की संकल्पना का विकास और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा कि एक राजा करता है को प्रजा को प्रसन्न रखे। इसमें न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य चिन्हित किया गया है। राजतंत्र के राजतंत्रों के पश्चात उपनिवेशवादों का युग आया, जिसमें निर्धन देशों के संसाधन एवं लोगों का भयंकर शोषण हुआ। 200 वर्षों तक के उपनिवेशवाद एवं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोकतंत्र की संकल्पना मजबूत हुई। लोकतंत्र का मूल सभी लोगों के कल्याण में था। उसके अगले 50-60 वर्षों तक अन्य शेष देशों में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। विश्व बेहतर दिशा में बढ़ता गया। वर्तमान वैश्विक स्तर पर यदि एक भी स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं होता है तो संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के लिए खतरा प्रस्तुत करने लगता है। अतः कहीं भी अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। अब के नैतिक एवं मानवीय पक्ष क्या है कि मानव में संवेदना का गुण है तथा वह स्वयं के कल्याण के साथ साथ अन्य का कल्याण भी चाहता है एवं इस दृष्टि से प्रयास करता है कि सर्वभवन्तु सुखिन। देखिए सर्वभवन्तु सुखिन सर्वसन्तु निरामया सर्वभवन्तु निरामया की परंपरा वाला हमारा देश हमें प्रारंभ से ही परोपकार की भावना सिखाता आया है। सक्षम होते हुए अन्य के उत्थान हेतु प्रयास न करना अनैतिक है। अतः अनैतिकता की दृष्टि से भी न्याय की स्थापना अपेक्षित है। विधिक पक्ष देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, स्वतंत्रता आदि का वर्णन है, जिसका उद्देश्य भारत में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। संविधान में प्रदत्त 6 मूल अधिकार व्यक्ति को राजनीतिक न्याय सुलभ कराने में सक्षम है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वह नीति निर्माण द्वारा समानतायुक्त समाज का निर्माण करे, अशक्त, वृद्ध, महिला सभी के हितार्थ प्रावधान करे। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुलभ कराने की गारंटी देता है। इस हेतु सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है, जो व्यक्ति को राज्य के निरंकुश प्रभाव या उत्पीड़न से बचाता है। यदि एक भी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर आंच आती है, एक भी स्थान पर मानवाधिकारों का ह्रास या कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त होती है तो यह विधिपूर्ण शासन में प्रश्न लगाती है तथा अन्य स्थानों के लिए खतरा प्रस्तुत करती है। अतः किसी भी जगह अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है।
देखिए, सामाजिक न्याय की संकल्पना की बात यहाँ पर जो आपको कही गई है, इसमें देखिए वर्तमान में सामाजिक न्याय की संकल्पना व्यापक हो चुकी है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वच्छता सुविधाएँ तथा अन्य मूलभूत सुविधाएँ हैं। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत देखिए शिक्षा आते हैं, स्वास्थ्य आते हैं, निर्धनता आ गया, समानता आ गया, स्वच्छता आ गया, सड़क, बिजली आदि अवसंरचना आ गया और फिर आय आ गया। सामाजिक न्याय की स्थापना के बिना राष्ट्र की प्रगति का अधूरा माना जाता है। सामाजिक न्याय के द्वारा ही स्वस्थ एवं सशक्त मानव पूंजी का निर्माण होता है तथा इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का डिविडेंड का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार मानव विकास सूचकांक एसडीआई, सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आदि के जरिए राष्ट्रों की प्रगति को मापा जाता है। केवल जीडीपी पर ही ध्यान देना अपर्याप्त नहीं रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में खुले में शौच को 2019 तक समाप्त करने का लक्ष्य है। यदि किसी गाँव में एक व्यक्ति बाहर शौच करता है तो संपूर्ण गाँव के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा प्रस्तुत करता है। यदि समाज में एक ही वर्ग के साथ असमानता एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो पूरा समाज न्यायपूर्ण समाज नहीं कहा जा सकता। यह समाज में अशांति उत्पन्न कर सकता है। नक्सलवादी आंदोलन असंतुष्ट किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो वर्तमान में कई राज्यों में अशांति का कारण है तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, अतः कहीं भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। अब देखिए आर्थिक न्याय की बात यहाँ पर की गई। समाज में असमानता, देखिए समाज में संसाधनों का केंद्रीकरण एक वर्ग या सीमित व्यक्तियों के पास न हो, इस हेतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B एवं 39C में प्रावधान किया गया। आर्थिक न्याय की सार्थकता है तभी है आर्थिक न्याय की सार्थकता तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भुगतान कर सके। भारत में इस हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य उपकरण हेतु एलपीजी में प्रतिष्ठाप हस्तांतरण, डीबीटी के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर, किसानों को उर्वरक में सब्सिडी, कम कीमत पर बिजली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाना आदि योजनाएं प्रारंभ की गई है। आर्थिक न्याय की स्थापना से लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होती है। इस हेतु यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएनडीपी के तहत ग्लोबल असमानता सूचकांक जीआईआई में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में असमानता मापी जाती है। एक अनुमान के अनुसार 20% लोगों के पास 80% संसाधन है। ये आर्थिक अन्याय एवं असमानता को इशारा करते हैं। गाँव में अधिकतर निर्धन पाए जाते हैं। ये धन की कमी के कारण कम वस्तुएं खरीद पाते हैं। यदि वे सक्षम हो तो शहरों में उत्पादित माल के बाजार उत्पन्न कर सकते हैं। इससे गाँव के एवं शहरों का एक साथ विकास होगा। इस प्रकार निर्धनता संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में बाधक है। भारत में 2011 में लगभग 22% निर्धन थे, परंतु काफ़ी लोग निर्धनता की रेखा से थोड़े ही ऊपर हैं। निर्धनता को विकास में सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। यह अन्याय का सूचक। यदि निर्धनता को नहीं मिटाया जाए तो यह संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व के आर्थिक विकास में बाधक है। वर्तमान विश्व में आर्थिक मंदी इसे ही प्रतीत करता है। अतः एक जगह भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए चुनौती पेश करता है। राजनीतिक न्याय, यदि समाज के सभी लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस लोकतंत्र की पूर्ण सफलता नहीं कहा जाएगा। भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति को वोट देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, परंतु वर्तमान महिला सांसदों की संख्या उस अनुपात नहीं है। महिलाओं को अभी भी पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चुनौतीपूर्ण नजर आता है। इसलिए कई बार विधायिका महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग उठती है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है तथा कई राजनेता अपराध के आरोपों से घिरे हैं। राजनीतिक न्याय के बिना अन्य क्षेत्रों में विकास अपूर्ण है। यदि एक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह इस संकल्पना पर चिंता प्रकट करता है। सीरिया एवं मिडिल ईस्ट में उत्पन्न राजनीतिक अशांति, इस्लामिक स्टेट आदि कारण यूरोप में आप्रवासी संकट खड़ा हो गया था। बांग्लादेश, बेल्जियम आदि कई देशों में बम विस्फोट हुआ है। एक भी जगह राजनीतिक अशांति संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित करती है। इस प्रकार कहीं भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। फिर आपको आगे देखिए प्राकृतिक न्याय की बात यहाँ पर। देखिए प्रकृति में प्रत्येक जैविक एवं अजैविक कारक का महत्व है। इस संतुलन की व्यवस्था के कारण ही प्रकृति में सभी प्राणियों के न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था हुई है। अब आगे यहाँ देखिए क्या है कि इसमें कहा गया कि मानव द्वारा निवेशीकरण, अनुचित ढंग से संसाधन दोहन एवं जीवाश्म ईंधन के दोहन से वायु प्रदूषण था। इससे जलवायु प्रदूषण को भू उष्मन के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन वन को काटे जाने से पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग
का खतरा उत्पन्न हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में से यदि एक भी जीव संकट उत्पन्न होता है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न होता है। एक नदी में यदि एक भी जगह पर प्रदूषण है तो इसे संपूर्ण नदी में रहने वाले जीवों तथा इसके पेयजल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल नदी बल्कि भूगर्भ के जल एवं समुद्र को भी प्रदूषित करता है। अतः कहीं भी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। उपसंहार यहाँ देखिए क्या कि अब यहाँ देखिए क्या है कि समय के साथ न्याय की संकल्पना व्यापक होती जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में न्याय की स्थापना के इसका सार्वभौमिक सर्वत्र होना आवश्यक है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रकृति आदि क्षेत्रों में न्याय की स्थापना में कई चुनौतियां हैं, परंतु सारे देश इन्हें पहचानते हैं तथा इसे स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हेतु वार्ता 2030 तक असंपोषणीय विकास लक्ष्य SPG की प्राप्ति आदि प्रयास उल्लेखनीय है। न्याय की स्थापना में चुनौतियां अवश्य है, परंतु इसकी पूर्ण आशा है कि हमारा राष्ट्र संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा एवं तथा कल्याणकारी एवं न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था होगी एवं संपूर्ण विश्व न्याय की स्थापना कर सकेगा। देखिए यहाँ पर मशीनों का उदय एक अवसर अथवा मानवता के लिए खतरा। कुछ वर्ष पहले हॉलीवुड में एक चलचित्र आया था मैट्रिक्स। इसके अंतिम भाग में दिखाते कृत्रिम बुद्धि से लैस मशीनें मानवों को गुलामी करने से इनकार कर देती है, अतः अपनी असंख्य कॉपी बनाकर मानव जाति पर आक्रमण कर देती है। यद्यपि यह एक कल्पना मात्र है, परंतु मशीनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता, रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धि के तीव्र विकास एवं अंततः नकारात्मक तकनीक प्रयोग की वर्तमान संभावनाओं के कारण यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक होता है कि मशीनों का उदय एक अवसर है या मानवता के लिए खतरा। इस प्रकार के प्रश्न विशेष रूप से समकालीन विकास की उपज है। परंपरागत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मशीनों के विकास का वह स्तर नहीं था जो कि मानवता के खतरा उत्पन्न करे। कृषि में हल आदि छोटे यंत्र या कर्मकारों की मदद के लिए कुम्हार की चाक आदि मानव जीवन को सरल ही बनाते थे। यद्यपि हथियारों, विशेषतः बारूद आधारित तोपों आदि के द्वारा नरसंहार भी किए जाते थे, फिर भी संपूर्ण मानवता पर खतरा शायद ही कभी उपस्थित हुआ हो। समकालीन परिप्रेक्ष्य निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों मशीनों एवं तकनीक का असीमित प्रयोग मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि आज अधिकांशतः मशीनें मानवता की सहायक एवं समर्थक की भूमिका में ही है। कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में आपको ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा अन्य मशीनों द्वारा भुखमरी पर पर्याप्त नियंत्रण पाया जा सकता है। कृषि भूमि के दक्ष उपयोग द्वारा किसानों की आय में सतत वृद्धि देखी जा सकती है, परंतु वहीं अति मशीनीकरण व्यापक श्रमिक बेरोजगारी के कारण बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक मशीनीकृत खेती पर्यावरण एवं भूमि स्वास्थ्य जल दोहन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जैसा कि हम हरित क्रांति हरित स्तरों में देख सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में उपरोक्त समस्याएं कहीं अधिक मुखायित स्वरूप में है। विश्व आर्थिक मंच देखिए यहाँ पर क्या, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार स्वचालन के कारण विकासशील देशों की 90% नौकरियों पर अगले 2 दशकों में संकट आ सकता है। तथापि बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ मशीनों का उपयोग मानवीय औद्योगिक क्षमता के परे जाकर होता है। उदाहरण तरीके IT एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत का विकास, यह क्षेत्र उच्च संगणन मशीनों पर आधारित है। यदि कंप्यूटर मशीनीकरण न होता तो भारत की IT क्रांति संभव न हो पाती। प्रशासनिक दृष्टि इस मशीनीकरण ने मानवता के हित में अत्यधिक कार्य किया है। पारदर्शिता, तत्परता, पहुंच एवं शिकायत निपटान के क्षेत्र में मशीनीकरण विशेषतः IT आधारित सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म में निर्णायक योगदान किया है। उदाहरण रेलवे मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय की ट्विटर सेवा। सामाजिक संदर्भ मशीनीकरण ने पुराने जजमानी संबंधों के स्थान पर आत्मनिर्भर एकाकी परिवार एवं व्यक्तिता को बढ़ावा दिया है। धोबी का स्थान वॉशिंग मशीन ने ले लिया है। माइक्रोवेव, ओवन या मिक्सी जैसे उपकरणों के बाद रसोई का कार्य भी प्राय अप्रासंगिक सा हो गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि इसमें एक तरफ रोजगार परस्पर निर्भरता एक तरफ रोजगार परस्पर निर्भरता को कम किया है, वहीं दूसरी ओर समानता, गरिमा आदि आदर्शों को परिपोषित भी किया है। पारिवारिक संबंधों के नजरिए से यह एक नकारात्मक तत्व बनकर उभर रहा लगता है। अब कितने बच्चे दादी माँ कहानियाँ सुनते हैं। इंटरनेट की दुनिया की बुराइयाँ बच्चों
बच्चों को असमय अति परिपक्व बना दे रही है। कई अध्ययनों में सोशल मीडिया को तलाक एवं विवाहेतर संबंधों का प्रमुख कारण माना है। हजारों वर्षों की हमारी सामाजिक संस्कृति विकृत हो रही है, मानवता का स्वरूप अवनमित हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मशीनीकरण के मानवता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। डायबिटीज, दिल के रोग, मोटापे आदि तो सिर्फ सतही प्रमाण है। इसकी जड़ें में आपको आराम, तलबी, अति आलस, जो कि प्रश्न शताब्दियों के संघर्ष आधारित मानवता पर बहुत बड़ा खतरा है। यद्यपि नई मशीनों के विकास ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई लाभप्रद कार्य भी किए हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण, लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन की अति सरलीकरण एवं जोखिम न्यूनीकरण तथा छोटे छोटे रोबोटों द्वारा अति सूक्ष्म चिकित्सा यथा आँखों के कुछ आंतरिक भागों में आदि। विशेषतः बूढ़ों एवं अशक्तों तथा दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाकर मशीनों द्वारा मानवता का संपोषण किया गया है। न केवल ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धि ने इन वर्गों तक सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया, अपितु सहायक मशीनों एवं वृद्धों के लिए लगातार हृदय गति नापने वाली घड़ी, दिव्यांगों के लिए बैटरी चालित व्हील चेयर तथा तिपहिया वाहन इत्यादि। देखिए पुनश्च कुछ ऐसे कार्य जो मनुष्य के लिए अत्यंत जोखिम भरे हैं, यथा परमाणु संयंत्र की सफाई या तो मानव गरिमा के अनुकूल नहीं है। मानव अपशिष्ट प्रबंधन या फिर अत्यधिक विशाल सेल उत्खनन या अति सूक्ष्म नैनो तकनीक उनके संदर्भ मशीनीकरण ने मानव जीवन के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करके मानवता के हित में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लेकिन यहाँ ध्यातव्य है कि इसके कारण व्यापक असमानताएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही विकसित देशों के पास व्यापक मशीनीकरण तकनीकों के सीमित होने कारण न केवल विकास अपितु आपदा प्रबंधन, मानव जीवन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी असमानता बढ़ती जा रही है। जहाँ पर यह असमानता मानव जीवन के न्यूनतम स्तर के भी अंदर चली जाती है, वहाँ इस प्रकार असमान मशीनीकरण मानवता पर एक खतरे के रूप में उभरता है। आपराधिक दृष्टि से एक तरफ तो अपराध अन्वेषण एवं निवारण के नए उपकरण यथा CCTV के कारण अपराधों पर निषेधात्मक उपाय अधिक दक्ष हुए हैं। वहीं पर बढ़ते मशीनीकरण के कारण पूरे विश्व में संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियां चलाना भी असमान हो गया है। मशीनीकरण ने अपराध को निम्न रूपों में प्रभावित किया है। अपराधियों के पास बेहतर हथियार, वैश्विक स्तर पर वित्तीयन, सोशल मीडिया द्वारा आसान प्रचार, आतंकवाद का सस्ता विस्तार। इसी प्रकार हथियार, विशेषतः परमाणु बम एवं इनको महासागर पार ले जा सकने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की बहुलता के कारण मानवता के अस्तित्व पर वास्तविक संकट उपस्थित हुआ है। आज पूरे विश्व को कई बार नष्ट कर सकने की संख्या वाले परमाणु बम धरती पर मौजूद है। वस्तुतः परमाणु बम, हाइड्रोजन बम युद्ध प्रणाली अनियंत्रित मशीनीकरण की उदाहरण है तथा यदि हर तकनीक किसी नकारात्मक संगठन के हाथों में आती है तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आते देर नहीं लगती। फिर आगे की देखिए वहीं यह भी सत्य है कि परमाणु अस्त्रों एवं सेनाओं के व्यापक मशीनीकरण युद्ध को रोकने में भी बहुत योगदान दिया है। दो परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों में शायद कभी युद्ध हो, दोनों के पास परमाणु हथियार के रूप में भी निवारक शक्ति है। पुनः मानवता की एक आयाम प्रकृति के साथ सहजीविता के साथ एक शांत एवं प्राकृतिक जीवन जीना भी है। इस दिशा में अत्यधिक मशीनीकरण अत्यधिक हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए हैं। अनियंत्रित मशीनीकरण ने प्रदूषण, पर्यावरण अवनयन, प्राकृतिक संसाधनों का अधारणीय उपभोग एवं अन्य प्रकार के असंतुलन उत्पन्न किए हैं। उदाहरण समुद्री जैव विविधता, कोरल रीफ, उत्तरी ध्रुव का वैश्विक तापमान के कारण पिघलना, खनिज संसाधनों के अधिक दोहन के कारण आपको भावी पीढ़ी के वैध अधिकारों के उल्लंघन आदि के द्वारा इसको समझा जा सकता है। अंततः मशीनीकरण का नैतिक स्तर मानवता के लिए नई खतरे उत्पन्न कर रहा है। सिंगापुर की एक कंपनी नूटानोमी द्वारा पूर्णतः मशीनीकृत ड्राइवर रहित वाहनों का विकास किया गया। नैतिक दुविधा यह है कि यदि स्वचालित कार एक्सीडेंट करती है तो मृत्यु का नैतिक उत्तरदायित्व किस पर आएगा। दूसरी, यदि इस कार को पीछे बैठे यात्री एवं सड़क पर चल रहे अन्य यात्री में से एक को बचाना हो तो वह किसको बचाएगी। वस्तु इसी स्तर पर आकर अपने तमाम लाभों के बाद मशीनीकरण मानवता पर खतरे के रूप में प्रकट होता है। यदि बैंक में रोबोट की भर्ती हो तो उसके द्वारा उनके द्वारा बैंक तक ग्राहकों के हितों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाया जाएगा। क्योंकि मशीन के स्वयं के हित नहीं होते हैं, पारिवारिक एवं अन्य मजबूरियां नहीं होती, भावनाएं नहीं होती, अतः मशीन की नैतिकता का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। निष्कर्षतः कई क्षेत्रों में वास्तविक तथा संभावित रूप में कई खतरों के बावजूद मशीनीकरण ने सामान्यतः मानवता की समर्थनकारी भूमिका ही अदा की है। यद्यपि एक स्वामिक रूप में अथवा एक ऐसी व्यवस्था जिस पर मानव लगभग पूर्णतः निर्भर हो, इन रूपों मशीनीकरण द्वारा मानवता के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न किया जा सकता है। अस्पष्ट मशीनीकरण
वर्ण उसका उसका स्पष्ट मसलीकरण है, वर्ण उसका किस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो निर्धारित करता है कि यह मानवता की परिपोषक है। उस पर संकट पर बंदूक से उम्मीद करना कि वह चोर पर स्वयं चल जाए और सजन पचाने पर भी ना चले, यह तो न संभव और न ही अनिष्ट है। बंदूक से उम्मीद करना कि वह चोर पर स्वयं चल जाए और सजन पचाने पर भी ना चले, यह तो ना संभव और ना ही ना ही अभिष्ट है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया, अगर आपको पर्यावरणीय संधारिता बनाम आर्थिक विकास की जो बात यहाँ पर की गई है, देखिए आप अगला आपको जो लेख है वो है पर्यावरणीय संधारिता बनाम आर्थिक विकास। पर्यावरण के नाम पर हुए सम्मेलन, चाहे वो पेरिस सम्मेलन हो या फिर रियो कोई क्योटो, या इन सभी में पर्यावरणीय संधारिता का मुद्दा छाया रहा। जहाँ पश्चिमी देश बढ़ते प्रदूषण का हवा देते हुए सभी देशों से पर्यावरण अनुकूल बनने की अपील करते हैं, वहीं विकासशील देश गरीबी को सबसे बड़ा प्रदूषण करार देते हुए आर्थिक विकास की अहमियत पर बल देते हैं। पर्यावरण संधारिता एवं आर्थिक विकास के बीच चलने वाले विवाद को देखते हुए मन में अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, यथा पर्यावरण संधारिता एवं आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। दोनों के बीच उत्पन्न विवाद वर्तमान समय की देन है, या पहले से चला आ रहा है और पहले से चला आ रहा है, या पहले देखिए यह क्या कि दोनों के बीच उत्पन्न विवाद वर्तमान समय की देन है या पहले से ही चला आ रहा है और पहले से चला आ रहा है, तो वर्तमान समय यह विवाद क्यों जोर पकड़ रहा है। ये दोनों वास्तव में परस्पर अपवर्जी हैं या से प्रतीत होते हैं। क्या दोनों सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और इस हेतु दीर्घकालीन रणनीति क्या होनी चाहिए। विषय के बारे में गहराई से चर्चा करते हुए इन सवालों का जवाब ढूंढा जा सकता है। अगर परिभाषा के स्तर पर बात की जाए तो आर्थिक विकास एक आर्थिक शब्दावली है जो सिर्फ आर्थिक गतिविधि गणना पर बल देता है, अर्थात पहले की तुलना में सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो आर्थिक विकास एक संकीर्ण शब्दावली प्रतीत होती है। वहीं पर्यावरणीय संधारित विकास को पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हुए सभी को समानता भेदभाव रहित पहुँच के साथ साथ पर्यावरणीय अनुकूलता को भी शामिल करती है, जो उसे व्यापकता प्रदान करता है। अर्थात यह आर्थिक के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण नैतिक जैसे आयामों को भी शामिल करती है। दोनों के बीच देखिए यहाँ पर दोनों के बीच विवाद को देखा जाए तो इसकी शुरुआत अग्नि के आविष्कार के समय से मानी जा सकती है, जब मानव ने प्रकृति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय यह हस्तक्षेप प्राकृतिक अधीन ही चलता रहा और दोनों में सामंजस्य बना रहा। यह सामंजस्य 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात खतरे में पड़ गया, जब प्रकृतिकृत मानव ने प्रकृति को मानवीकृत प्रकृति के रूप में ढालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके कारण प्रकृति को आत्म सुधार या सामंजस्य का मौका मिलना दुर्भर हो गया। प्रकृति जो सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, अब मनुष्यों के लोभ के समक्ष पर हार मानती प्रतीत हो रही है। इस हार के दुष्प्रभाव जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बढ़ता ओजोन छिद्र, बढ़ता जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ती समुद्री जल स्तर के रूप में दिखाई पड़ रही है। इन घटनाओं के चलते स्वयं मानव का अस्तित्व भी खतरे में दिखाई दे रहा है। इस खतरे के बचाव के रूप में पर्यावरणीय संधारिता एक विकल्प के तौर पर दिखाई दे रही है। यही बात गांधी जी ने भी कही है कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लालचों को नहीं, जो प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लालचों को नहीं। किसी कवि ने लिखा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले में चहचहाएंगे। अब अगर आर्थिक विकास के वर्तमान स्वरूप को देखें तो यह बात बड़ी बेईमानी प्रतीत होती है, जब एक समुदाय को कुर्बान करके दूसरे समुदाय को लाभ पहुँचा जाता है। जैसे देखा भी जाता है कि आर्थिक विकास के बांध कहीं होता है, लाभ भोगी हैं तो बिजली कहीं और जाती है और विस्थापित कोई और होता है। ऐसे विस्थापितों को आर्थिक विकास का पाठ पढ़ाना उनका अपमान करने के समान लगता है। इसकी जगह यहाँ लाभार्थियों को पर्यावरण संधारिता के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। इस तरह वैश्विक स्तर विकसित देशों तथा अल्प विकसित LDC तथा विकासशील देशों के पर्यावरण संकट का हवा देते हुए संधारणता का पाठ पढ़ाना तार्किक नहीं लगता, क्योंकि विकसित देशों द्वारा अतीत में किए गए अतिदोहन प्रदर्शन की कीमत अब ये समुद्री सीमावर्ती तथा अल्प विकसित देश चुका रहे हैं। इसके चलते जैसी करनी वैसी भरनी कहावत अब उनकी करनी इनकी भरनी में बदलती दिख रही है। बढ़ते असमान आर्थिक विकास एवं उपभोक्तावादी प्रकृति ने जहाँ वर्गभेद की खाई को और चौड़ा किया है, वहीं उसने वैश्विक स्तर पर नव उपनिवेशवाद को तथा राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है। भेदभाव की इस स्तर पर आर्थिक विकास पर
पर्यावरणीय संधायता को प्राथमिकता देना असमानों के बीच प्रतिस्पर्धा कराने जैसा प्रतीत होता है। विकास की दौर में जहाँ देखिए विकास की दौर में जहाँ जहाँ व्यक्ति की जिंदगी का आपाधापी से थक कर वापस प्रकृति गोद में जाना चाहता है, शहरी व्यक्ति गाँव या जंगल में रहने वालों के बीच सोचता है और महसूस करता है कि वो कितना खुश है। वहीं दूसरी ओर गाँव या जंगलों के रहवासी शहरी सुविधाओं की कल्पना करते हैं। ऐसी स्थिति में अब पर्यावरणीय संधायता एवं आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य हो गया है, ताकि वे एक समान उद्देश्य की दिशा में लक्षित हो सके। दोनों के बीच सामंजस्य का बेहतर उदाहरण स्कैंडिनेवियन देश प्रस्तुत करते हैं, जहाँ आर्थिक विकास का पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में उपभोक्ता आबादी को नियंत्रित करते हुए नागरिकों को पर्यावरणीय रूप से जागरूक बनाना होगा। तकनीक के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल साधनों तथा नगरीकरण, ऊर्जा स्रोत, ग्रीन तकनीक, हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग, कार्बन न्यूट्रल वाहनों की तरफ जोर देना, आदिवासी और ग्रामीण के देसी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि के सूचकांक के रूप में GDP की जगह सकल खुशहाली संकेतक GHI का प्रयोग किया जाए। इस दिशा में भूटान देश का प्रयास सराहनीय है। किसी भी परियोजना की शुरुआत से पूर्व ही पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाए तथा साथ ही समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखने के सामाजिक प्रभाव आकलन को प्राथमिकता दी जाए। इस सामंजस्य को अस्थायी रूप देने के लिए दीर्घकालीन रणनीति अपनाए जाने की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि पर्वतों को मिटाने, नदियों को बांधने एवं जंगलों को मिटाने का मतलब विकास नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं को मिटाने की शुरुआत है। विकास को आर्थिक विकास के रूप में न लेते हुए समग्र रूप में यथा सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं नैतिक रूप से लिया जाना चाहिए। विकास की इस अंत दौड़ को चूहा दौड़ बनने से रोकना होगा, जिसमें विजयी भी चूहा होता है। इसकी जगह हमें बुद्ध के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी के लिए समान जीत सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें किसी की हार ना हो। इस तरह से पर्यावरण संधायता एवं आर्थिक विकास के सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य का लाभ संपूर्ण विश्व प्राप्त कर सकेगा। यहाँ से देखिए ये चीज़ आपको फिनिश होता है।